नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं हिंदी वर्तनी एवं मानकीकरण को लेकर। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। आप प्रारंभिक समय से लेकर अंतिम, आप कहीं भी जाइए, किसी परीक्षा में जाइए, तो इस पर जो है हम पूरी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पूरी, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें। चलिए आइए बात करते हैं। एक्चुअली राजभाषा जब स्वीकृत हो गई 1949 में, ठीक है ना, 14 सितंबर 1949 में जब राजभाषा स्वीकृत हो गई तो हिंदी वर्तनी की जो मानक पद्धति है वो निर्धारित करना बहुत जरूरी हो गया। तो इन हिंदी शब्दों की वर्तनियों में अधिकाधिक एकरूपता और सरलीकरण के लिए ये बहुत जरूरी कदम हो गया। इसी कारण जो है मानकीकरण की जो है बात आई, तो मानकीकरण भाषा के जो हर अंग, जैसे उच्चारण हो गया, वर्ण हो गया, वर्ण की आकृति हो गई, वर्णमाला है, वर्तनी, व्याकरणिक संरचनाएं और शब्द, हर चीज संभव है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1961 में हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने अप्रैल 1962 में अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। निदेशालय का यह प्रयास समग्र प्रयत्न नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कुछ प्रमुख कठिनाइयों का समाधान इससे हो जाता है। हम निदेशालय के सुझावों को यहाँ मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे और साथ ही कुछ जो तमाम परिवर्तन हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें देखिए, वर्तमान समय में जो मानक हिंदी वर्तनी मुख्य रूप से जो है ना केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा आधिकारिक रूप में निश्चित की गई है। ये जरूरी है जानना। पहली बात जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, 1967 में जो है ना हिंदी वर्तनी का मानकीकरण इस नाम से एक लघु पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। लेकिन आज के जो सूचना और प्रौद्योगिकी का जो युग है, इसमें हिंदी भाषा के मानकीकरण को पुनः संशोधित और परिवर्तित करने के लिए जो है, जैसे यूनिकोड की बात आती है, इस क्रम में जो है ना 2003 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी गठित की गई, जिसका विवरण उसी के आधार पर जो है अंतिम रूप से हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए क्या क्या आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। पहली बात करते हैं संयुक्त वर्ण पे। इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, खड़ी पाई वाले व्यंजन, अब यहाँ थोड़ा समझना है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ व्यास लिखा, ठीक है ना, व्यास लिखा है, रम्य हो। अभी कच्चा, ये देखिए, ये कच्चा देख लीजिए। ख्याति आप देख सकते हैं, लग्न, कच्चा हो ही गया, छज्जा और श्लोक। ये जो आधा है ना, ये आधा देखिए, आधा मेन है। ये खड़ी पाई वाले व्यंजन जो है ऐसे बनाए जाए। देखिए इसमें जो है और कुछ शब्द आप देख सकते हैं, जैसे ये नगण्य है, राष्ट्रीय है, पथ्य है, ये ध्वनि है, न्यास हो गया, स्वीकृत हो गया, प्यास हो गया, ये जैसे डिब्बा हो गया, सभ्य हो गया, रम्य हो गया, यक्ष्मा, शैया, उल्लेख इत्यादि। दूसरा जो है अन्य व्यंजन, जैसे न, छ, ट, ड, ढ, द और ह के संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाया जाए। हल चिन्ह क्या, हलंत वाला हल। जैसे मान लीजिए लट्टू लिखा है, ये वांगम्य देखिए, बुढ़ा चिन्ह ब्रह्मा। अब जैसे ऐसे जो लिखा जाता है ना, ये इसकी सलाह केंद्रीय हिंदी निदेशालय नहीं देता है। पहली बात तो इसको आप जो है याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। और संयुक्त र के जो प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे। जैसे ये है ना, देखिए, प्रकार हो गया, धर्म हो गया, राष्ट्र हो गया, ये तीनों रूप जैसे हम लोग लिखते हैं, आप लोग भी लिखते हैं। देखिए हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले जो संयुक्त अक्षर हैं, इसके दूसरे व्यंजन के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग जो है संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाए, न कि पूरे। इसको समझिए। देखिए इसमें जो है, अब जो वहां से मिला है उसमें, जैसे अगर कुट्टिम लिखा, ठीक है ना, ये पूर्व का अर्थ देखिए, ट से ठीक पहले, चिट्ठियां ये ठ से ठीक पहले, द्वितीय, इस तरीके से जो मिला है बुद्धिमान। जबकि जो है अब कैसे है, देखिए अब ऐसे लिखा जाता है। उसमें कहा गया कि ऐसे नहीं लिखा जाए,
चिट्ठियां, क्योंकि जो है टंकण की जो सुविधा के लिए ये स्व का जो प्रचलित रूप ही मान्य होगा, पहली बात। अगली बात, संस्कृत में जो संयुक्त अक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सके, जैसे देखिए संयुक्त, ये संस्कृत वाले शब्द जो तत्सम, ये जो है संयुक्त ठीक है, चिन्ह ठीक है, विद्या ठीक है, चंचल, विद्वान, वृद्ध, अंक, द्वितीय और बुद्धि, ये सारे संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। अभी क और फ, क और फ के संयुक्त, जैसे संयुक्त, पक्का, दफ्तर आदि की तरह बना जाए, ना कि संयुक्त, पक्का, दफ्तर, ये इसको याद रखिएगा। यानी ये जो है आधा क और त, ऐसे क और फ जो है आधा क और त, जैसे ना आधा फ त, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब कारक या इसी को विभक्ति कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाएं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर संज्ञा है, जैसे राम संज्ञा है, ठीक है ना, यहाँ राम हो गया, देखिए राम संज्ञा स्त्री, तो संज्ञा के साथ जब कारक चिन्ह है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान में, तो इस तरीके से जब हो तो वो अलग लिखे जाएं। ये जैसे राम को राम से, स्त्री का स्त्री से सेवा में, ये पहली बात। दूसरी बात देख लिए, दूसरा क्या है कि सर्वनाम जब है, ठीक है ना, संज्ञा की जगह जो शब्द आता है वो सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम शब्दों में ये जो है क्या होगा, ये प्रतिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे तूने, आपने, जैसे आप और ने अलग अलग नहीं होगा, तुमसे अलग अलग नहीं होगा, ये मिलाकर, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे उसने, उसको, उससे, उस पर, तो इसमें जो है ना ने अलग नहीं आप लिखेंगे, को अलग नहीं लिखेंगे, से अलग, ये सर्वनाम के साथ। इसके अतिरिक्त यदि दो कारक चिन्ह हो तो पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखेंगे। जैसे देखिए दो कारक चिन्ह क्या है, यहाँ के हो गया और लिए हो गया, तो अगर दोनों एक अगर है तो आप पहला क्या करेंगे, मिला के लिखना है, दूसरा अलग। जैसे ऐसे इसमें से, देखिए इसमें से, इसमें पहले और से अलग, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो वर्तनी संबंधी त्रुटियों में गिनी जाती हैं। चलिए अब सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच अगर ही तक आदि का निपात, निपात जो होता है अव्यय होता है, जैसे ही का प्रयोग कारक चिन्ह को पृथक लिखा, जैसे आप ही के लिए अगर ही हो गया, मुझ तक को, तो ऐसा अगर ही हो तो ये अलग होगा, निपात कहते हैं। आइए देखते हैं क्रियापद में, क्रिया में क्या होता है। संयुक्त क्रिया, ठीक है ना, संयुक्त क्रिया पदों में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाए। जैसे देखिए अंगीभूत क्रिया संयुक्त, जैसे ये यहाँ पढ़ना जो है मुख्य क्रिया है, पढ़ा करता है, तो ये सब जो है आपको अलग अलग लिखना है। जैसे आ सकता है, ये भी अलग अलग, जाया करता है अलग अलग, एक में नहीं लिखेंगे, खाया करता है ये भी अलग अलग, जा सकता है, ये सारी चीजें आपको जो है कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सारी संयुक्त क्रियाएं अलग अलग होंगी। अब हाइफन का, ये भी योजक चिन्ह ये होता है ना, ये हाइफन। अगर द्वंद्व समास में हाइफन रखा जाए, द्वंद्व समास क्या होता है, जब दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, और बीच में हाइफन का अर्थ होता है और चिन्ह होता है, और छिपा हो तो ये द्वंद्व समास होगा। जैसे शिव पार्वती, संवाद, देख देख, अब देखिए चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना, ये सारे द्वंद्व, खाना पीना, खेलना, ये द्वंद्व समास हो गए। अब देखिए सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाएगा, जैसे तुम सा, राम जैसा, चाकू से, इसको, ठीक है ना, उपमा अलंकार में होता है ये। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वही किया जाए जहां उसके बिना भ्रम अगर दिखे तो वहां जो है वहां हाइफन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे भू तत्व, ठीक है ना, यहाँ भ्रम है, सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या। तत्पुरुष समास क्या होता है, जब बीच में जो कोई कारक चिन्ह छिपा हो, ठीक है ना, जब कारक चिन्ह छिपा होता है वह तत्पुरुष समास ही होता है। कहीं कहीं कठिन संधियों में से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग, जैसे यहाँ देखिए द्विअक्षर, द्विअक्षर, अब ये द्विअक्षर में अब ये दो अक्षर करने में थोड़ी समस्या आएगी, इसीलिए यहाँ देखिए यहाँ आपको
याद रखना। चलिए बात करते हैं अव्यय के साथ। जिसे जैसे तक हो गया, साथ आदि अव्यय सदा पृथक रखे जाएं। जैसे यहां देखिए उदाहरण, यहां तक आपके साथ, आप ही के लिए, मुझ तक को आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, 50 रुपये। इसको एक बार पढ़िएगा, हम इसके अलावा हम उदाहरण भी इसमें कराएंगे, आपको पूरी सब बात समझ में आएगी। जैसे अगला देखिए समानार्थक, श्री और जी अव्यय भी पृथक लिखे जाएं। जैसे जैसे श्री श्री राम, कन्हैया लाल जी, महात्मा जी आदि। अब देखिए समस्त पदों में जैसे एक बात याद रखिएगा, प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय यानी पृथक नहीं लिखे जाएंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, ये सारे शब्द जो है इसी आधार पर अव्ययी भाव समास की बात की जाती है। जैसे यथा समय, यथोचित, ये सब अव्ययी भाव समास है। सर्वविदित नियम है कि समास न होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अब अनुस्वार, ये बहुत लोग गलतियां करते हैं कि कहां अनुस्वार लगेगा और कहां अनुनासिक चंद्रबिंदी लगेगा। देखिए संस्कृत शब्दों का जो अनुस्वार है अन्य वर्गीय वर्णों से पहले यथावत रहेगा। जैसे संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, कंस, हिस्न। अन्य वर्गीय का अर्थ ये है कि जैसे स है, ठीक है ना, यहाँ संयोग ये अन्य वर्ग का। जैसे अब जिसे मान लीजिए कि क वर्ग का अगर कोई है अन्य वर्ग, कोई मान लीजिए च वर्ग का आ जाए तो ये अन्य वर्ग याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहां याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण यानी पांचवा, पंचम वर्ण क्या है, आप अंग हो गया, य हो गया, अड़ हो गया, तथा न हो गया और म हो गया, पांचों वह पंचम वर्ण के बाद सवर्गीय यानी उसी वर्ग, ठीक है ना, शेष 4 वर्णों में कोई वर्ण हो तो एक रूपता और मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग। जैसे देखिए पंकज, ठीक है ना, पंकज। अब देखिए यहां देखिए पंकज, यहां जो है य की मात्रा है पंकज, ठीक, आधा य है पंकज, य पंकज, अंगा है अंगा। यहां जो है आप देख सकते हैं पंकज में, यहां सीधी सी बात है पंकज में यहां अंगा है यहां। अभी क्या है इसमें कि इसके बाद, ठीक बाद इसी वर्ग का, सवर्ग में इसी वर्ग का, इसे गंगा, ठीक है ना। अब गंगा में भी अब ये देखिए गंगा। ऐसे चंचल, चंचल में अब ये य है, ये के बाद ये च आ गया। ऐसे कंजूस, ठीक है ना, अब च यहां भी य है। ऐसे कंठ, तो ये ऐसे ऐसे जब आए और उसी वर्ग का, जिसे ज आ गया तो उसी वर्ग का हो तो आपको बिंदी लगाना है। जैसे कंठ, ठीक है ना, कंठ में अब चूंकि ये ट ठ ये अड़ा है, ठीक है ना, ऐसे कंठ ऐसे नहीं लिखेंगे, ये सही है। तो ठंडा, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध आदि, इसको इत्मीनान से देख लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है। देखिए पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित। ये देखिए जैसे अन्य वर्ण, यहां देखिए जैसे मान लीजिए ये अन्य, देखिए ठीक है, इसको उस उदाहरण को देखिए, अन्य को आधा न य, तो न जो है ये किसका है, प वर्ग का, प वर्ग का न हो गया, य हो गया विभिन्न, यानी इसके बाद अन्य हो गया। ऐसे ही वांगमय देखिए ये आधा अंग हो गया और फिर म हो गया अलग वर्ग का। ऐसे ही चिन्मय, ये त थ द न, ठीक है, त वर्ग का है, त का है, त वर्ग का, म आ गया अलग हो गया। ऐसे उन्मुख, इस तरीके से अगर अलग हो तो ये पूरा आधा न, वहां अनुस्वार नहीं लगेगा। चलिए इसके अलावा पंचम वर्ण द्वित दोबारा लिखा जाए, द्वित मीन्स दोबारा, तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित। जैसे देखिए द्वित, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अन्न, अब अन्न जो है मान लीजिए ये 2 बार लिखा जाए। ऐसे सम्मेलन, देखिए सम्मेलन। ऐसे संपत्ति, ठीक है ना, संपत्ति या सम्मति। ऐसे उन्मुख, तो कहने का अर्थ ये है ना कि इस तरीके से आपको जो है ये पूरा जो है आपको द्वित में आप जो है दोबारा लिखने पर ये ध्यान देना है। अगला देखते हैं, अंग्रेजी उर्दू शब्दों से गृहीत शब्दों में आधे वर्ण
या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए नासिक के व्यंजन को पूरा लिखना अच्छा रहेगा। जैसे देखिए लिमका, तनखा, ठीक है ना, तिनका, तमगा, कमसीन, ये वहां से जो है लिया गया ना, सेम लिखेंगे, वो आधा नहीं लिखेंगे। अब देखिए अनुनासिकता, चंद्रबिंदु, अनुनासिकता व्यंजन है, ये स्वरों का जो है ध्वनि गुण है। नाक से बोला जाता अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण नाक से भी हवा निकलती है, जैसे आ, ऊ, ए, मा, ये अनुनासिक हो गया। चंद्रबिंदु के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, उच्चारण में मेन है इसमें। देखिए यहाँ हंस हो गया, अंगना हो गया, स्वांग, देखिए स्वांग, अतवे, ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। ये अभ्यास की बात है। विसर्ग ये जरूरी है, विसर्ग को। अब संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे दुखानुभूति, ऐसे ही देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि उस शब्द के तद्भव रूप, ठीक है ना, यदि तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी, जैसे दुख सुख होता है ना, जो तद्भव मीन्स जो है देशज मान के चलिए, जो हम और आप जो है उसको बिगाड़ देते हैं। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य, जैसे अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः। हमने ऐसे शब्दों को लिया है जो अक्सर पूछा जाए। ये तद्भव या देशी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देशी जो शब्द है, अब जैसे आप देखिए छ लिखना गलत होगा, इसमें छ लिखते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। देखिए विसर्ग को, ठीक है ना, वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए। विसर्ग को वर्ण के साथ मिला, जैसे अब जबकि कोलन चिन्ह उपविराम शब्द से, जैसे ये देखिए ये विसर्ग, जैसे ये अतः जो है ये सटा के लिखेंगे, यूं है, ये कोलन जो है थोड़ा सा दूर करके, ये इसको याद रखिएगा। जैसे विसर्ग जो है ना, अब अतः लिखते हैं तो ये थोड़ा इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर मान लीजिए कि कोलन लगाते ऐसे करके ना, इसको थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं। ऐसे ही अब देखिए हलंत या विराम चिन्ह, देखिए ये हल, ठीक है ना, इसको हल कहते हैं। हल चिन्ह कहा जाए न कि हलंत। व्यंजन के नीचे लगा हल चिन्ह उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानी वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन है। जैसे अगर जो है, जैसे अगर क है, ठीक है ना, क है, क के नीचे अगर फलंत लगा दिए, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है आधा क और अ, यानी व्यंजन इसमें नहीं है। अगर आधा क के साथ अगर अ लगाएंगे तब जाके क बनेगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए जैसे जगत हलंत, यहां आप देख सकते हैं कि जगत हलंत शब्द कहा जाए क्योंकि यह शब्द व्यंजनांत है, स्वरांत नहीं। यहां देखिए अब जैसे अंगा हो गया, छ हो गया, ट, ड, ढ, ह, द है, में हल चिन्ह का ही प्रयोग हो, जैसे कि चिन्ह में अधः, विद्वान में आदि। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय का है। तत्सम शब्दों का प्रयोग वांछनीय हो तब हलंत रूपों का ही प्रयोग किया जाए, विशेष रूप से तब जब उससे समस्त पद या व्युत्पन्न शब्द बनते हों। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए साक्षात, यहां देखिए साक्षात, साक्षात्कार, सत्य, सत्य साहित, संत साहित, ठीक है ना, सत्य साहित, संत साहित, वाक, जिसे वाक देवी हो गया। जिन शब्दों में हल चिन्ह लुप्त हो चुका उनमें उसे फिर से लगाने का प्रयत्न न किया जाए। जैसे देखिए जैसे महान है, विद्वान है, हल लुप्त हो गया है। हिंदी में अब महान से महानता और विद्वानों से जैसे रूप प्रचलित हो चुकी है, प्रचलित रूप। अब अय और औ का प्रयोग देख लेते हैं। हिंदी में अय और औ का प्रयोग दो प्रकार से होता है उच्चारण को व्यक्त करने के लिए। देखिए यहाँ पे पहले प्रकार का उच्चारण है कि अय की मात्रा, ठीक है ना, और की मात्रा मूल स्वरों की तरह होने लगा है, जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण क्या है, जैसे गवैया हो गया, कौवा हो गया आदि शब्दों में इस संध्याक्षर जोड़ के दोनों ही प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए चिन्ह जो है ये देखिए ये चारों है, ठीक है ना। अब गवैया, कौवा आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। भैया, सैयद, तैयार आदि देख लीजिएगा। संस्कृत के तत्सम शब्द जैसे सैया को शैया न लिखा जाए, ये यही
तत्सम शब्द जो है ना संस्कृत के सेम वैसे ही आएंगे। इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अब कुछ शब्द इससे वाला का, जैसे क्रिया रूपों में जैसे करने वाला, आने वाला, ठीक है ना, बोलने वाला आदि को अलग ही लिखेंगे वाला जब होगा। तो जैसे मैं घर जाने वाला हूं, अब जाने वाला एक में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, जाने वाले लोग। अब योजक प्रत्यय के रूप जैसे घर वाला, टोपी वाला, टोपी बेचने वाला, ठीक है ना, दिल वाला, दूध वाला आदि एक शब्द के समान योजक प्रत्यय जो जुड़ा हुआ। चलिए अब वाला जब प्रत्येक रूप में आएगा तब तो मिलाकर लिखा जाएगा, अन्यथा अलग से। यह वाला, यह वाली, देखिए पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली, बात आदमी वाला निर्देशक शब्द है, तो इसे अलग ही लिखा जाए। यहां याद रखिएगा, यानी जब प्रत्यय के रूप में आए, ठीक है ना, प्रत्यय के रूप में आएगा तब जो है क्या होगा, वो जोड़ के लिखेंगे, अन्यथा अलग अलग। प्रत्यय क्या होता है, जब बाद में जुड़ता है। देखिए श्रुति मूलक य और व, अब य और व का प्रयोग विकल्प से होता है। जैसे देखिए अब किए, किए किए, ठीक है, नई नई, हुआ हुआ आदि में से पहला, ये देखिए किए, ये सही है, ये देखिए इसके बाद जो है नई हो गया, ये ऐसे जो हुआ, ये देखिए पहला जो है स्वरात्मक रूपों का प्रयोग किया जाएगा। नियम क्रिया विशेषण व्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए, हर जगह। ये केंद्रीय निदेशालय का है। जैसे देखिए दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि। यहाँ यह एक बात याद, यह जो है श्रुति मूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द की ही मूल जो है ना, शब्द का ही मूल तत्व हो, वहां वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे देखिए अस्थाई, अस्थाई यानी कहने का अर्थ ये है ना कि यानी शब्द का जैसे अव्ययी भाव, अब ये शब्द के आप जो है ना, यह जो है ना अलग नहीं है, अस्थाई इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आप अलग नहीं। जैसे जो है अब देखिए, अब यहाँ जो अस्थाई अव्ययी भाव ये गलत है, ठीक है ना, ये दायित्व तो ऐसे नहीं वो। अब देखिए इसका विदेशी ध्वनियों को देख लेते हैं। अब उर्दू शब्द इसमें, अब उर्दू से आए अरबी फारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं, जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है, बदल चुकी है, हिंदी ने उसको स्वीकार कर लिया है। ऐसे शब्द जिससे कलम, किला, दाग आदि से कलम, किला, दाग नहीं, ये इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। पर जब जहां उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, वहां उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते, जैसे मान लीजिए खाना, ठीक है ना, ये ऐसे राज, ये हो गया फन, ऐसे ये नुक्ते जो है लगाए जाएं। आइए अंग्रेजी शब्द को देख लेते हैं। जिन शब्दों में अर्थ विवृत ओ, ठीक है ना, ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग आ होगा। ऐसे करके आता ना, ऊपर अर्धचंद्र, ये आ गया अर्धचंद्र जो है, ये ओ की जगह क्या होगा, ये आ करके, ठीक। अन्य नियम देखिए, सीरो रेखा का प्रयोग जो है अन्य नियम में होता रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा यहां देख लीजिए कि फुल स्टॉप को छोड़कर शेष विरामाद चिन्ह वही ग्रहण कर लिए गए जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। अब यहां याद रखना है, देखिए एक चीज जो है, अब आप देख सकते हैं, देखिए जैसे यह शब्द इसको हाइफन कहते हैं या योजक चिन्ह, यह हिंदी में जो है डैश या निर्देशक चिन्ह। अब ये इसको देख कोलन, ठीक है ना, ये कोलन एंड डैश वो है, ये विवरण चिन्ह हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो है कामा या कोमा, जो भी हो, कामा अल्प विराम इसको कहते हैं, एक रहेगा तो अल्प विराम। अब देखिए ये यहाँ याद रखिएगा सेमी कोलन या अर्ध विराम, ये हो गया कोलन या उपविराम, ये क्वेश्चन मार्क याद ही होगा, ये विस्मय सूचक चिन्ह, ये जो अपोस्ट्राफी या ऊर्ध्व अल्प विराम, इसको रोक कर नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये इन्वर्टेड कामा, इसको या उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा या शब्द चिन्ह कहते हैं। देखिए ये तीनों कोष्टक स्वीकार कर लिए गए, छोटा, ये मझोला, ये बड़ा कोष्टक। अब देखिए लोप चिन्ह, ये हो गया लोप चिन्ह हो गया, ये एक संक्षेपक चिन्ह हो, ये हंस पद हो गया। लोप चिन्ह क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कि जैसे कल, ऐसे करके कल मुझे, ठीक है ना, बाजार जाना है, ऐसे कल मुझे बाजार जाना है,
और उसके बाद ऐसे ऐसे करके कर दे, यानी बीच में कुछ लोप कर दिए, इसके बाद जो फिर यहाँ जोड़ दिए वाक्य, ऐसे करके लोप चिन्ह होता है ये। चलिए विसर्ग के चिन्ह को ही कोलन का चिन्ह मान लिया, ये तो याद ही होगा, पर दोनों में क्या अंतर रखा गया है। विसर्ग जो है वर्ण से सटाकर लिखा जाएगा, ये कोलन शब्द से कुछ दूरी पर रहेगा। अभी हमने बताया था आपसे, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए ये जो है अतः, अतः जब लिखेंगे थोड़ा सटा कर लिखेंगे, और मान लीजिए कि अगर यहां अगर लिखते हैं ये सीधे गांधी अगर लिखते हैं तो कोलन अगर लगाते हैं थोड़ा दूर करके ऐसे, ये अंतर है दोनों में। अब देखिए पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाए। वाक्य के अंत में अंग्रेजी में क्या ऐसे बिंदी लगा देते हैं। अब आइए संख्यावाचक शब्दों का जो मानक रूप है इसे भी देख लिया जाए। थोड़ा सा एक नजर जो है निदेशालय में 5-6 फरवरी 1980 को जो आयोजित एक बैठक हुई थी भाषा वैज्ञानिकों की, उसी में मानक रूप उसी के आधार पर हम यहाँ रखे हैं। देखिए देखिए एक नजर ऐसे पढ़िए, एक हो गया, 2 3 4 5, जहां देखिए 6 जो ये लोग गलत करते हैं, 6 7 8 9 10 11, ये 11 12 13 14 15 16 17, देखिए 18 जो डिस्टर्ब हो गया, 18 हो गया, 19 20 21, 21 में 21 है, 22 में बड़ी की मात्रा याद रखिएगा, 23 24, देखिए 25 26 27 28, देखिए 28 में ऐसे है, 29 में भी पूरा ना है, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, देखिए 49 हो गया, 50 51 52 53 54 55 56 57 58, ये 58 देखिए ठ है पूरा, 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69, देखिए 69 70 71 72 73, ये हो गया 74 75 76 77 78 79, देखिए 79, जहां गलत हो सकता है 80 81 82 83 84 85 86, ये देखिए 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, इस तरीके से 1 से 100 तक की ये जो है गिनती एक बार नोट कर लीजिएगा, जहां जहां गलती होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों ने इस वर्तनी के क्लास में पहली जो यहाँ वीडियो है इसमें हमने देखा, और इसके अलावा जो हम इस पे अभ्यास करेंगे। तो चलिए, यदि आपको यह जो है वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।